जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। दोस्तों, देश में लोकसभा चुनाव के लिए अब सिर्फ 4-4.5 महीने का वक्त बचा है और इसी के साथ तमाम राजनीतिक पार्टियों ने, तमाम गठबंधनों ने बैठकों का सिलसिला शुरू कर दिया है, अपनी रणनीतियां बनाना शुरू कर दिया है। लेकिन इसी के साथ साथ तमाम समाचार संस्थानों ने भी अब अपनी ओर से प्रेडिक्शन का काम शुरू किया है। ओपिनियन पोल्स शुरू हो चुके हैं और जो शुरुआती ओपिनियन पोल आया है वो एबीपी सी वोटर का आया है और इस सी वोटर में महाराष्ट्र की महायुति के लिए, जो कि महाराष्ट्र का मौजूदा गठबंधन है एकनाथ शिंदे की सरकार वाला, उसके लिए अच्छी खबर नहीं है। जो आंकड़े बता रहे हैं उसके मुताबिक लोकसभा चुनाव में यह महायुति भारी नुकसान झेल सकती है। तो पहले आइए एक नजर डालते हैं कि आंकड़े क्या कहते हैं। जो सर्वे हुआ है, ओपिनियन पोल हुआ है, इसके आंकड़े क्या कहते हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक महायुति यानी कि बीजेपी, एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना और अजीत पवार वाली एनसीपी, तो इन तीनों के गठबंधन को 19 से 21 सीटें मिलने वाली हैं। महाराष्ट्र में कुल 48 सीटें हैं, 48 सीटें। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र दूसरा सबसे बड़ा राज्य है जहां से कि लोकसभा सांसद चुने जाते हैं, 48 सीटों के। तो अब महायुति को 19 से 21 सीटें मिल रही हैं अगर ये तीनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं, और जैसा कि ये लड़ने वाली हैं, इन्होंने ऐलान किया है। वहीं दूसरी ओर जो महाविकास आघाड़ी है, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना, शरद पवार वाली एनसीपी और कांग्रेस, इन तीनों को मिलाकर साल 2019 में जो गठबंधन बना उसको 26 से 28 सीटें मिल सकती हैं। तो काफी बड़ा फर्क है। एक तरफ महायुति है जिनको कि 19 से 21 सीटें और दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी को 26 से 28 सीटें महाराष्ट्र में मिल सकती हैं, और जो अन्य हैं उनको 1 से 2 सीटें मिल सकती हैं। ऐसा इस ओपिनियन पोल में निकलकर सामने आया है। अब देखिए कि 2019 से अभी के ये आंकड़े कितने अलग हैं और इस बीच में क्या क्या हुआ। 2019 में शिवसेना और बीजेपी ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, तब शिवसेना अविभाजित थी। हालांकि उस बार गठबंधन नहीं होने वाला था क्योंकि 2014 से लेकर 2019 तक शिवसेना बीजेपी के साथ महाराष्ट्र की सरकार में तो थी, लेकिन देवेंद्र फडणवीस से शिवसेना खुश नहीं थी। लगातार बयानबाजी हो रही थी बीजेपी के खिलाफ, फडणवीस के खिलाफ, मोदी के खिलाफ, और सामना में संपादकीय छपते थे इनको टारगेट करते हुए, और ऐसा लग रहा था कि शिवसेना सत्ता में रहते हुए भी विपक्ष का काम कर रही है। लेकिन उसी साल फरवरी में अमित शाह आए मिलने के लिए उद्धव ठाकरे से, 2019 की बात कर रहा हूं। उनके बीच बातचीत हुई, समझौता हुआ और यह तय हुआ कि पुरानी बातें भुला दी जाएंगी और लोकसभा और विधानसभा के चुनाव जो उस साल होने थे वो दोनों पार्टियां साथ में लड़ेंगी। अब जब इन दोनों पार्टियों ने 2019 का लोकसभा चुनाव साथ में लड़ा तो इस गठबंधन को 41 सीटें मिली, 41। उन 41 सीटों में से 23 सीटें बीजेपी के हिस्से में आई और 18 सीटें शिवसेना के पास में गई। एनसीपी को 5 सीट मिली, कांग्रेस को 1 सीट मिली और 1 सीट निर्दलीय को मिली। तो ये तो सिनेरियो था 2019 का। लेकिन 2019 के बाद से लेके अब तक इन 4.5 सालों में काफी पानी पुल के नीचे बह चुका है। चूंकि 2019 में शिवसेना और बीजेपी ने मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन चुनाव नतीजे आने के बाद दोनों में झगड़ा हो गया मुख्यमंत्री पद को लेकर, तो शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी से हाथ मिला लिया। हालांकि इन दोनों ही पार्टियों की विचारधारा शिवसेना की विचारधारा के विपरीत थी, लेकिन सत्ता के लिए तीनों पार्टियां साथ में आ गई और महाविकास आघाड़ी बनी। और बीजेपी, जो कि सबसे बड़ी पार्टी थी, जिसे कि विधानसभा में 105 सीटें मिली थी, 288 सीटों वाली विधानसभा में, वो सत्ता से बाहर हो गई क्योंकि शिवसेना कांग्रेस एनसीपी के साथ में चली गई। इसके बाद बीजेपी की ओर से लगातार कोशिशें होती रहीं सरकार को गिराने के लिए, और पहली कामयाबी बीजेपी को तब मिली जून 2022 में, जब एकनाथ शिंदे ने शिवसेना में बगावत कर दी बीजेपी की मदद से। यहां से जो विधायक साथ में गए एकनाथ शिंदे के, उनको बीजेपी शासित राज्यों में रखा गया। पहले तो गुजरात गए, सूरत,
फिर वहां से गए गुवाहाटी, वो भी बीजेपी शासित राज्य, फिर वहां से गए गोवा, वो भी एक बीजेपी शासित राज्य, और फिर आखिर में एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो ये पहली तोड़फोड़ की बीजेपी ने। उसके ठीक साल भर बाद इस साल जुलाई में एनसीपी में भी बगावत हो गई। अजीत पवार, जिनको की बीजेपी टारगेट करते आ रही थी, उनको साथ में ले लिया और अब 3 पार्टियों का गठबंधन महाराष्ट्र में बन गया। लेकिन अपनी 2 विरोधी पार्टियों में तोड़फोड़ करने के बावजूद, उनमें फूट डालने के बावजूद, उनको 2 फाड़ करने के बावजूद भी बीजेपी को लोकसभा चुनाव में कामयाबी मिलती नहीं दिख रही है। और इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? एक कारण तो यह है कि जो किसान, जिस तरह से बेमौसम बारिश की मार पड़ी है किसानों के ऊपर, जो तमाम कुदरती आपदाएं हुई, उसको लेकर माना जा रहा है कि जिस तरह की सरकारी सहायता मिलनी चाहिए थी, वैसी सरकारी सहायता, ऐलान तो काफी हुए, बयानबाजी खूब हुई। दूसरा यह कि मराठा नाराज हैं आरक्षण को लेकर, शिक्षा और सरकारी नौकरी में उनको रोजगार चाहिए, तो यह एक फैक्टर है। एक फैक्टर ओबीसी का है। ओबीसी के नेता नाराज हैं क्योंकि सरकार कह रही है कि ओबीसी कोटे से मराठाओं को आरक्षण दिया जाएगा, तो यह भी एक है। और कहीं ना कहीं एक फैक्टर यह भी है सहानुभूति का, कि उद्धव ठाकरे के साथ जो कुछ भी हुआ, जिस तरह से एकनाथ शिंदे ने उनकी पार्टी में बगावत की, तो एक वो फैक्टर भी काम कर सकता है महाविकास आघाड़ी के प्रति। फिर शरद पवार, उनका अपना करिश्मा है, उनकी अपनी ताकत है, और उनके लिए भी कहीं ना कहीं सहानुभूति वाली लहर पैदा करने की कोशिश हो रही है। तो यह भी असर डाल सकता है चुनाव नतीजों पर। खैर, ओपिनियन पोल कई बार सही भी होते हैं, कई बार गलत भी निकलते हैं, लेकिन अब यह सिलसिला शुरू हो चुका है। चुनाव होने तक यह सिलसिला जारी रहेगा। हो सकता है कि अगले ओपिनियन पोल में कुछ और नतीजे आए, आंकड़ों में हेरफेर हो, कुछ अलग आंकड़े आए। तो जो भी होगा महाराष्ट्र की राजनीति में, उस पर हमारी हलचल बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर। और यह खबर आपको कैसी लगी? आपको क्या लगता है कि ये जो आंकड़े आए हैं एबीपी सी वोटर ओपिनियन पोल के, ये सच्चाई के करीब हो सकते हैं या फिर बड़ा फेरबदल हो सकता है अगले 4-5 महीने में? आपकी जो कोई भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, मुझे इंतजार रहेगा। जय हिंद।